नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अलर्ट पे टेट, सी टेट और सुपर टेट के ईवीएस पार्ट को की कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करते हुए एक और सीरीज़ लेके आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि है संघीय कार्यपालिका का, उसको लेके एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति का पद क्या है, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसकी राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उन पे महाभियोग वगैरह क्या लग सकता है और उनके वेतन भत्ते ये सब क्या होते हैं, और उस पर जो उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संघीय कार्यपालिका से। देखिए, संघीय कार्यपालिका अगर मैं लिखूं, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर मैं बात करूं, तो संघीय कार्यपालिका को हम लोगों ने भाग 5 संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में भाग 5 के आर्टिकल अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 के बीच में हमने इसकी चर्चा की है संविधान में। और इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे प्रावधान हम लोग ले लेते हैं। तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें स्पेसिफिकली, तो उसके बात करने से पहले एक दो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसकी जो शक्ति होती है कार्यपालिका की, ये निहित होती है राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में निहित होती है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति है ये निहित होती है राष्ट्रपति में। और अगर एक पॉइंट और हम डिस्कस करें तो ये है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जैसा कि हम जानते ही हैं। लेकिन इस संसदीय व्यवस्था को जो अपनाया है उसमें राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री तथा उसका जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका है। तो ये राष्ट्रपति क्या है, ये नाम मात्र की कार्यपालिका है। नाम मात्र की मतलब अभी समझा देते हैं आपको, नाम मात्र की कार्यपालिका है। और जो प्रधानमंत्री है और उसका जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका है, क्योंकि सारे जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। लेकिन पावर्स के नाम पे अगर आप देखोगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स की जहाँ तक बात करोगे, तो उसमें राष्ट्रपति के पावर बहुत ही लिमिटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या उनके जो मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं। तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रावधानों की, कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रावधान क्या हैं और देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति से जुड़े हुए कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और उससे क्या क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो पहला आर्टिकल हमारे पास आता है आर्टिकल 52, आर्टिकल 52। इसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति के पद के बारे में बात की है। हमने कहा है राष्ट्रपति का पद की क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसकी जो पोस्ट है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसमें हम लोगों ने आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी संविधान में सबसे प्रधान अगर कोई पद है तो वो राष्ट्रपति का है। और राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहते हैं फर्स्ट सिटीजन। ठीक है, प्रथम नागरिक कह देते हैं इसको। और आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, देखिए कई एग्जाम्स में सवाल क्वेश्चंस आते हैं कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन है, तो वो राष्ट्रपति है भारत का संवैधानिक प्रधान। ठीक है, संवैधानिक प्रधान, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक प्रधान की बात करें तो संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये है कि भारतीय संघ का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री।
तो इस चीज़ में बहुत ही आप तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि सवाल में क्या पूछा गया, वास्तविक प्रधान की बात की गई है या संवैधानिक प्रधान की बात की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, ये मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री तथा उसका जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 की देखिए, आर्टिकल 53 में क्या है। आर्टिकल 53 में हमने राष्ट्रपति के कार्य एवं उसकी शक्तियों की बात की है। राष्ट्रपति की कार्य एवं उसकी शक्तियों की बात की है। ठीक है, मतलब ड्यूटी एंड पावर, वी हैव टॉक्ड अबाउट ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो अब इसमें कई सारी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को संविधान से मिली हुई हैं, लेकिन ये अगर इसके डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इस जो ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है, इसको हम एक अलग वीडियो में कवर कर देंगे। इसमें बस डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां संविधान से राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। तो पहला है कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां मिली हुई हैं राष्ट्रपति को। इसके बाद है न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, इसके बाद है कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, फिर आपका सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि राष्ट्रपति को मिलते हैं, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को मिलती हैं, आपातकालीन शक्तियां। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास में 6 प्रकार की शक्तियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। 6 प्रकार की शक्तियां यहाँ पे लिखी हुई हैं, और एक इसमें वित्तीय शक्तियां भी आती हैं, फिनेंशियल पावर्स भी राष्ट्रपति को मिलती हैं, वित्तीय शक्तियां। तो टोटल 6 7 हो गई। ठीक है, आपके पास 7 शक्तियां हैं जो संविधान से राष्ट्रपति को मिलती हैं। तो इनके बारे में हम अलग से वीडियो बना के उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी चलते हैं हम आर्टिकल 54 की तरफ। आर्टिकल 54, देखिए आर्टिकल 54 है, ये निर्वाचन से संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध रख रहा है ये आर्टिकल। अनुच्छेद 54 निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन मतलब इलेक्शन, इलेक्शन राष्ट्रपति का कैसे होता है, आर्टिकल 54 में इसके बारे में पूर्ण रूप से विस्तार में बताया गया है। तो देखिए आर्टिकल अब ये जो निर्वाचन है राष्ट्रपति का, ये प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के ये अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। देखिए जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उनसे हम लोग अपने सांसद का चुनाव करते हैं, या राज्य स्तर पर जब चुनाव होते हैं विधानसभा के लिए, तो हम लोग अपने विधायक का चुनाव करते हैं। तो प्रत्येक नागरिक अपना वोट कास्ट करता है, अपना मत दान करता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ये सेम प्रोसीजर हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग अप्रत्यक्ष विधि का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का नाम भी देते हैं। इनडायरेक्ट मेथड होता है ये। तो इसमें होता क्या है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो सब राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो हमारी तरफ से वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो एक इसमें निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक होता है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल होता है। अब देखिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग आते हैं। निर्वाचक मंडल में पहले तो लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य आएंगे। हम बात करेंगे केवल निर्वाचित सदस्यों की। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों की बात करेंगे। फिर दूसरा में राज्यसभा, वही केवल निर्वाचित सदस्य। फिर हम बात करेंगे विधानसभा केवल निर्वाचित सदस्य। और चौथा है कि दिल्ली और पुडुचेरी की जो आपके
विधानसभा हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य आते हैं। इनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी हम लोग उस निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में हम ले लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमने विधान परिषद का इसमें जिक्र नहीं किया है। तो विधान परिषद एक्चुअली, क्योंकि विधान परिषद हर राज्यों में है नहीं, कुछ ही राज्यों में है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है 7 राज्यों में है। तो अगर हम विधान परिषद का भी प्रोविज़न अगर संविधान में लिया गया होता तो ये उन राज्यों के साथ में थोड़ा सा इंजस्टिस होता जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, क्योंकि फिर उनका वोट कास्ट हो जाता, और जिन राज्यों में विधान परिषद हैं वो थोड़ा सा घाटे के स्थिति में होते। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 54 में और क्या क्या से प्रोविजंस हैं। तो फिर ये आर्टिकल 55 की बात कर लेते हैं आगे। आर्टिकल 55 में हम लोगों ने बात की है निर्वाचन की रीत की। किसकी बात की है? निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की जो पद्धति है उसकी बात की है। क्या निर्वाचन की क्या पद्धति है, या इलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे हम लोग, इलेक्शन प्रोसीजर। ठीक, तो इसमें इलेक्शन प्रोसीजर में देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है किस प्रोसीजर के थ्रू होता है। तो देखिए, संविधान में ये प्राविधान है कि विभिन्न राज्यों का जो प्रतिनिधित्व हो वो समान रूप से हो, एवं जो संघ हैं और राज्य हैं उनमें भी समानता हो। देखिए, राज्यों के बीच में तो समानता हो, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ में उनका प्रतिनिधित्व समान हो। ऐसा ना हो कि किसी राज्य की जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन कम है, और किसी राज्य का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जिस राज्य का पॉपुलेशन ज़्यादा है उस राज्य का प्रतिनिधित्व ऑब्वियसली ज़्यादा होगा उसके हिसाब से, लेकिन उसका वेटेज ऐसा ना हो कि दूसरे राज्य के साथ में अनजस्टिस क्रिएट हो जाए। और साथ ही साथ में ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है कि संघ तथा राज्यों के मध्य भी समानता स्थापित हो। ठीक है, तो इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभा तथा उसके संसद के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या हम 1 वोट, जैसे एक वोट को 1 वोट नहीं लेते हैं, हम उसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, ताकि जैसे अब एसएससी का एग्ज़ाम्स होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो जाता है तो पेपर किसी उसमें टफ आ जाता है किसी सेशन में, और किसी सेशन में पेपर इजी आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वलाइजेशन करते हैं, उसका इक्वलाइज कर देते हैं। उसी तरीके से ये है कि जैसे कि किसी विधायक के पास में ज़्यादा पॉपुलेशन हो, तो ऐसा नहीं है कि उस विधायक का वोट कुछ इनजस्टिस ना क्रिएट कर दे आपके इलेक्शन प्रोसीजर में या राष्ट्रपति के चुनाव में। तो उसलिए एक हम लोगों ने वोट वैल्यू डिसाइड की है, संविधान में वोट वैल्यू का डिसीजन हुआ है। तो देख लेते हैं कि वोट वैल्यू क्या है। एक सांसद के का वोट और एक विधायक के वोट में। तो देखिए, उसका एक फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल सा, फॉर्मूला ये है कि एक विधायक का मत का मूल्य, देखिए यहाँ से लिख देते हैं कि फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है। एक विधायक के मत का मूल्य, ठीक है, एक विधायक है उसके जो मत का मूल्य है, वोट वैल्यू है इसकी, यह है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित, राज्य विधानसभा के, आप यहाँ पे ये देखिए निर्वाचित सदस्यों की बात की जा रही है। इसमें इस पूरे राष्ट्रपति में हम लोग बस निर्वाचित सदस्यों की बात ही करेंगे, हम मनोनीत सदस्यों की बात नहीं करेंगे। और इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपके थोड़ा सा कंफर्टनेस आ जाए तो इसको हम 1/1000 से डिवीजन भी कर देते हैं। तो ये एक विधायक के मत का मूल्य हुआ, उसकी वोट वैल्यू एक विधायक के। अब एक सांसद के मतों का मूल्य अगर हम बात करें कि एक सांसद के मत का क्या मूल्य है, एक सांसद के मत का
मूल्य क्या होगा, उसकी वोट वैल्यू क्या है। तो आपने ये जो विधायक के मत का मूल्य निकाला है, ठीक है, एक विधायक के मत का मूल्य, तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य। आप ये एक विधायक के मत का मूल्य निकालिए और सारे विधायकों को जोड़ दीजिए, के मतों के मूल्य को जोड़ दीजिए, तो लिखिए क्या, सभी राज्यों, ठीक है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। तो ये वोट वैल्यू हो गई आपके विधायक की और सांसद की। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें कई सारी इलेक्शन प्रोसीजर में कई सारे टर्म्स यूज़ होते हैं, वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी इसमें प्रेफरेंस, इसमें एक वर्ड है प्रेफरेंस, वरीयता क्रम, इसको आप अभी देख लीजिए। वरीयता क्रम जैसे जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो भी खड़ा होता है, उस जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट कोई खड़े हैं XYZ, ठीक है, 3 कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं X, Y और Z। तो अगर जैसे कोई सांसद है या विधायक है तो इन तीनों में से वो अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर देगा। फॉर एग्जांपल वो वरीयता क्रम डिसाइड करेगा, वो एक को वोट नहीं देगा, ठीक है। वो जैसे मान लीजिए वो Y को चाहता है तो Y को फर्स्ट ऑर्डर पे रखेगा, फिर X को चाहता है X को सेकंड पे, और फिर Z को वो थर्ड पे रख देगा। तो इस तरीके से वो एक वरीयता क्रम डिसाइड करेगा, वो एब्सोल्यूट वोटिंग नहीं होगी, वो प्रेफरेंशियल वोटिंग होगी, ठीक है। तो अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज़ होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, उनके बारे में हम बात कर लें। कि जैसे एक टर्म है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है राष्ट्रपति चुनाव में, कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्वल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका जो मतलब है, इसका लबुलुआब ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संघ तथा राज्य का जो रिप्रेजेंटेशन है वो समान हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी की ओर बायस्ड है ये। तो इसी को हम कहते हैं समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे विधायक के मत का मूल्य और सांसद के मत का मूल्य इक्वल हो जाए, इस तरीके से हम लोग, और राज्यों के बीच में भी कोई मतभेद न रहे उनके विधायकों के मतों के वेटेज में, और संघ के जो आपके लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद हैं उनके वोट्स में भी कोई डिफरेंस ना रहे। और दूसरा हम लोग टर्म यूज़ कर लेते हैं, इसमें दूसरा टर्म यूज़ कर लेते हैं एकल हस्तांतरणीय, एकल हस्तांतरणीय, या इसको हम संक्रमणीय भी कह देते हैं हिंदी में, संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है एकल हस्तांतरणीय संक्रमणीय पद्धति, हस्तांतरणीय, या हम इसको संक्रमणीय पद्धति, मत पद्धति भी कह देते हैं। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसका मतलब ये है कि जैसे किसी क्षेत्र का विधानसभा का विधायक है तो वो क्या करता है कि विधानसभा की जो आबादी है, की जो जनसंख्या है, या उसके लोग हैं उस विधानसभा के रेस्पेक्टिव लोग, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, उनके प्रतिनिधि के तौर पे वो खुद वोट डालता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो वो उस जगह के लोग, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग वोट नहीं डालते, बल्कि उनके प्रतिनिधि के रूप में जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं वही बस
अपना वोट कास्ट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हालांकि संविधान में ये जो नाम यहाँ पे लिखा गया है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसका बहुत ही विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें एकल मत पद्धति तो नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वोट एक सिंगल आदमी दे रहा था, तो इसको मतलब एकल कहना वाजिब नहीं था इसके, तो इस पे बहुत ही विरोध हुआ था। हालांकि फिर इसका नाम एकल संक्रमणीय मत पद्धति ही रखा गया। और राष्ट्रपति के चुनाव में जो दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये तो मैंने आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी डायरेक्ट वोट कास्ट नहीं कर रहा है, कोई भी जनता द्वारा चुना नहीं जा रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा उनका चुनाव हो रहा है। तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अब जो ये चुनाव होता है वो बहुत ही गुप्त मतदान के थ्रू होता है, गुप्त मतदान के थ्रू होता है। मतलब जो भी, जैसे आपके पास 3 कैंडिडेट खड़े हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो जो भी सांसद या विधायक जाएंगे वो अपने बैलेट बॉक्स में गुप्त रूप से आप अपना प्रेफरेंस देके चले आएंगे, तो वो ये चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। और प्रेफरेंशियल वे में इसका इलेक्शन होता है, मतलब कि सबको प्रेफरेंस दिया जाता है और देखा जाता है कि जो आपके वोट्स पड़े हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट, मान लीजिए वाई को 50% से ज़्यादा वोट मिल गए हैं, तो वाई को आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए चुन लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर वाई को 50% से कम वोट मिले हुए हैं पहले प्रेफरेंस पे, तो फिर क्या होगा उसके लिए जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको हटा के फिर वो उसके, मान लीजिए जेड थर्ड पे था, तो जेड को मैंने हटा दूंगा, मैं जेड को, और जेड को हटाने के बाद में अब जहाँ पे जेड फर्स्ट था उसके सेकंड वाले को मैं फर्स्ट रख के, अब बात समझे, उसके जहाँ पे जेड, जिन जिन लोगों ने जेड को पहली प्राथमिकता दी थी उसको कैंसिल करके जेड को जो सेकंड प्राथमिकता थी उसको मैं फर्स्ट प्राथमिकता मान लूँगा। मान लो जेड किसी में फर्स्ट था तो उसने एक्स को सेकंड दिया था, तो वो वोट एक्स में कास्ट हो जाएगा। और वाई, अगर जेड वाले ने को फर्स्ट ने दिया था तो वाई को अगर उसने सेकंड दिया था तो वो वोट वाई में कास्ट हो जाएगा। उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि किसको ज़्यादा मिला है, क्योंकि हमको एक जो कम से कम मत होते हैं वो तो 50% से ज़्यादा होना ही चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि 50% मिनिमम वोट आपके होने चाहिए, 50% से एक अधिक। तो निश्चित मतों का भाग जो है इसमें राष्ट्रपति चुनाव में, लिखिए निश्चित मतों का भाग, लिखिए निश्चित, ये एक अलग पॉइंट है, निश्चित मतों का भाग ये आपका कुल वैध मत हैं, कुल वैध मत बटे 2, मतलब आधा, कुल वैध मत का आधा, और उससे एक भी ज़्यादा होगा तो आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतलब आपको अगर इससे ज़्यादा मत मिले हुए हैं तो आप राष्ट्रपति के लिए चयनित हो जाएंगे। तो 50% से थोड़ा से प्लस अगर आपका है तो यू आर इन राष्ट्रपति चुनाव के लिए, ठीक है। तो ये तो राष्ट्रपति चुनाव की बात हो गई। अब अगर मान लीजिए इस चुनाव में कोई विवाद होता है, इस चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है, तो इसका निपटारा हमेशा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही करती है। निपटारा, विवाद का निपटारा, ठीक है, विवाद निपटारा, आप लिखिए विवाद निपटारा, ये सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, उच्चतम न्यायालय में हो जाता है विवादों का निपटारा। अब देखिए कि किस तरीके से हम फॉर्मूला, जो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है विधायक के मत का, बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये फॉर्मूला है क्या, इसको याद करना ज़रूरी है, ये इस फॉर्मूले को अगर आप मेंस कहीं पे लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ज़रूरी है। बाकी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ देखा नहीं है, लेकिन मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे अगर आपका कोई CAPF या IAS सिविल सर्विसेज का मेंस लिख रहे हैं तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव पेपर्स में ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, ये जो टर्म्स हैं जैसे समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इक्वल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इनडायरेक्ट या गुप्त मतदान, ये सब चीज़ें, या विवाद कुछ होता है तो उसका निपटारा कहाँ होता है, ये तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो 2 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, इन 2 फॉर्मूले के यूज़ करने का बेसिस क्या है, तो देखिए बेसिस बहुत ही सिंपल है। जैसे कोई भी हमारा MP है, मान लीजिए कोई सांसद है, ठीक है,
कोई भी हमारा सांसद है, तो सांसद हमारे पास कितने होते हैं टोटल? देखिए सांसद कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो लोकसभा में होंगे, ये लोअर हाउस है लोकसभा, और राज्यसभा अपर हाउस है। तो लोकसभा में कुल अगर मैं बात करूं निर्वाचित सदस्य कितने, मानो 19 सदस्यों की बात मैं अगर छोड़ देता हूं तो 543 इसमें निर्वाचित सदस्य हैं, और राज्यसभा में 233, इसमें 12 मेंबर जो हैं आपके 12 मेंबर आपके नॉमिनेटेड होते हैं, और इसमें लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कमेटी के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत किया जाता है इसमें 2 मेंबर्स को, इसमें 12 मेंबर्स करीब मनोनीत होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इनका जोड़ लगा लें तो 3 3 6 4 3 7 और 5 2 7, तो देखिए एमपी आपके कितने हो गए 776। और उसी जगह पे अगर मैं बात कर लूँ कि आपके पास विधायक कितने हैं, ठीक है, एमएलए की बात कर लूँ तो अगर सभी राज्यों के विधायकों की संख्या आप जोड़ेंगे तो 4000 के आसपास 4120 आती है, ठीक है, 4120 आती है। अब ये जो फॉर्मूला यूज़ किया गया है ये 776 और 4120 के बीच में समान 4120, ये दो चीज़ें हैं इनके बीच में, ताकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए। ऐसा ना हो कि ये एक साइड में मुड़ गया तो वो बंदा कि जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उस व्यक्ति के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने क्या इसलिए संविधान ने क्या प्रोविज़न बनाया कि इन दोनों के वोट जो वैल्यू हैं वो इक्वल हो जाए सबकी, ठीक है। तो फिर दोस्तों एक पॉइंट हम नोट करके एक पॉइंट डाल लेते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है कई चरण में भी हो सकता है। अगर एक चरण में उसका 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले किसी भी व्यक्ति को, तो फिर हम दूसरे चरण में जाते हैं, तो मतगणना फिर से दूसरे चरण में स्टार्ट होती है। और अगर दूसरे चरण में भी किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं होता तो हम तीसरे चरण में भी जा सकते हैं। तो एक सवाल उठता है कि क्या कभी कोई ऐसा राष्ट्रपति है जिसके लिए हम लोग द्वितीय चरण या तृतीय चरण में गए हों? तो सवाल है, आंसर है जी हाँ। वीवी गिरी जी ये जब राष्ट्रपति चुने गए थे तो इनको द्वितीय चरण के मतगणना में इनको राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रथम चरण की मतगणना में इनका नाम नहीं आया, तो द्वितीय चरण में इन्होंने वीवी गिरी का नाम आया था और द्वितीय चरण के थ्रू ये राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। और एक सवाल और आता है, क्या कोई राष्ट्रपति है क्या जिसने अपना कार्यकाल, मतलब जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, तो क्या वो उसने अपना कार्यकाल 2 टर्म यानी 10 वर्ष किया है? तो इसका भी जवाब है जी हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे, इन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, 2 कार्यकाल। और वीवी गिरी को द्वितीय चरण में राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है। अब एक सवाल कि वर्तमान में नियुक्त जो राष्ट्रपति हैं माननीय रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद ये 15वें राष्ट्रपति हैं, ये चीज़ पूछा जाता है। और इनका जो चुनाव हुआ था इनके अगेंस्ट में खड़ी हुई थी मीरा कुमार, और मीरा कुमार को 36% वोट मिले थे और उनको कुछ 56-57% वोट मिले थे, जहाँ तक मेरी मेमोरी में है ये चीज़। और ये इलेक्शन हुआ था 2017 में, तो अगला जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो 2022 में होगा। 2017 में रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 56 की, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि, टर्म या टेन्योर की बात करता है कि इनका कार्यकाल कितने साल का होता है। तो कार्यकाल जहाँ तक है वो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष फ्रॉम द डेट जबकि उन्होंने शपथ लिया है, ठीक है, शपथ लिया है, जब से उन्होंने शपथ लिया है, ठीक है, उस दिन से 5 वर्ष तक का कार्यकाल उनका होता है। और अगर 5 वर्ष के बीच में राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति को भी दे सकता है अपना त्यागपत्र 5 वर्ष के बीच में ही।
ठीक है। और टर्म कभी कभी क्या होता है कि और भी कई सारे रीजंस होते हैं कि हेल्थ, जैसे किसी राष्ट्रपति की हेल्थ इशू हो गए, उनके शारीरिक समस्याएं हो गई, तो फिर वो अपना भार उस पर्टिकुलर समय के लिए वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को देके उस समय तक रेस्ट कर सकते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में सारे कार्य करेगा और उसको वही प्रिविलेजेस, वही सारे प्रिविलेज मिलेंगे जो कि एक राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को मिलते हैं। या कुछ ऐसा हो जाए कि इम्पीचमेंट, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो राष्ट्रपति पे लग जाती है, तो राष्ट्रपति को या तो वो त्यागपत्र दे देता है या तो उसको देना ही पड़ता है, या तो अपना त्यागपत्र स्वयं दे दे वो, या तो इम्पीचमेंट के थ्रू उसको हटाया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल है। 5 वर्ष के बाद में एक चीज़ और आती है कि अगर किसी कारणवश मान लीजिए कोई अनफोर्सीन सिचुएशन देश में क्रिएट हो गई और 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के अंदर कोई राष्ट्रपति का कोई चुनाव नहीं हो पाया, तो राष्ट्रपति का चुनाव जल्दी से जल्दी मतलब अब राष्ट्रपति का चुनाव तो निर्वाचन आयोग ही कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराती है, लेकिन उसके ऊपर अब ये रहता है कि उसको जल्दी से जल्दी चुनाव करवा लेना है राष्ट्रपति का, और तब तक के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शासन के काम में अगर राष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत हो जाता है तो शासन के काम में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए उसी राष्ट्रपति को 5 वर्ष के बाद भी कंटिन्यू रखा जाता है और उस समय तक कंटिन्यू रखा जाता है जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाता। अब चलिए आगे देख लेते हैं आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 क्या कहता है। अनुच्छेद 57 आर्टिकल 57 ये पुनः निर्वाचन के बारे में बात करता है कि पुनः निर्वाचन क्या हो सकता है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए एक बार चुना गया है क्या वो री इलेक्ट हो सकता है। री इलेक्शन के बारे में प्रोविजंस को ये बताता है आर्टिकल 57। तो पुनर्निर्वाचन के संबंध में भारत के संविधान में कोई समय सीमा नहीं है। कोई समय सीमा नहीं है, कोई सीमा तय नहीं है। आप कितनी बार भी री इलेक्ट होके आ सकते हैं, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा तय नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 लगातार टर्म के लिए नामित हुए और अच्छे खासे वोट परसेंटेज, जहाँ तक कि मुझे ध्यान है 95% से ज़्यादा, और दूसरे कार्यकाल में तो 99% ज़्यादा वोट उन्हें मिले। मतलब उन लोगों के बीच में इतना अच्छा विश्वास उन्होंने जगा के रखा था अपने कर्म के द्वारा, लोगों के बीच में ऐसी पैठ जमाई थी कि उनको बिल्कुल वन साइडेड इलेक्ट होके आए थे वो। तो कोई भारत के संविधान में कोई इसमें तय सीमा नहीं है कितनी बार भी कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। कोई तय सीमा नहीं है, कितनी बार भी बन सकता है। ठीक है, तो सवाल आता है क्या अन्य देशों के संविधान में इसके बारे में क्या कहते हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, इसके बारे में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार, मैक्सिमम 2 टाइम्स, ठीक है, मैक्सिमम 2 टाइम्स, अधिकतम 2 बार, ठीक है, अधिकतम 2 बार एक ही व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है, उसके बाद नहीं। देखिए अब आर्टिकल 58 है, इसमें योग्यताएं या अर्हताओं की बात की गई है, एलिजिबिलिटी की बात की गई है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो प्रथम योग्यता है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष से ज़्यादा हो। ठीक है, मिनिमम आयु 35 ईयर्स है, तो 35 प्लस होना चाहिए उसको। इतना क्लियर है, मतलब 35 वर्ष की आयु वो पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष अगर कम है तो एलिजिबल नहीं होगा, वो एलिजिबिलिटी उसकी योग्यता रद्द हो जाएगी वहीं पे। और वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वो एलिजिबल हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबल हो, और वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ के पद पर ना हो। देखिए लाभ का पद क्या होता है, लाभ का पद पहले क्या नहीं होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का पद, अगर वो खुद भी प्रेसिडेंट है तो वो लाभ के पद पर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर,
आपका गवर्नर राज्यपाल जो है वो भी लाभ का पद नहीं है। तो लाभ के पद क्या है? लाभ के पद जैसे आप किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कहीं अधिकारी लगे हुए हैं या किसी भी पद पे हैं, तो आपका लाभ का पद है। निगम का पद हो गया, सार्वजनिक निकाय हो गया, वो सब लाभ के पद हैं। और उन पदों पे अगर आप हैं तो आपको वहाँ से पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा, तभी मतलब त्यागपत्र क्या दिए, राष्ट्रपति में पद के लिए अगर आप चयनित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति पद का चुनाव आप तभी कर सकते हैं जब आप उस पद से त्यागपत्र देंगे। अदरवाइज़ अगर आप दोनों जगह हैं तो आपका ये डिस्प्यूट में चला जाएगा केस, और सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने चैलेंज कर दिया तो आपकी मान्यता, आपका जो राष्ट्रपति पद के लिए जो आप चुने गए वो रद्द हो जाएगा। तो ये तो 4 अर्हताएँ हो गई जो कि हैं, जो कि कई सारे लोग ये पूरी कर लेंगे। तो एक 5वीं अर्हता भी है, 5वीं एलिजिबिलिटी भी है, क्राइटेरिया भी है कि कम से कम निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य उसके प्रस्तावक हों और निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य उसके अनुमोदक हो। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 100 सदस्य जो हैं आपके निर्वाचक मंडल के, जो 100 सदस्य हैं निर्वाचक मंडल, मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य जो कि निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, तो उसमें आपको ओवरऑल 100 लोग सपोर्ट कर रहे हों, आपके फेवर में हों, तो ही आप राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आप योग्य होंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी अर्हता को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ इसमें 1-2 चीज़ आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे 15,000 रुपये की जमानत राशि, 15,000 रुपये की जमानत राशि आपको आरबीआई के पास जमा करनी पड़ेगी। जमानत राशि आपको आरबीआई के पास जमा करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास 1/6 कुल डाले गए वोट, ठीक है, कुल डाले गए वोट का 1/6 डाले गए वोट, अगर कुल डाले गए वोट का 1/6 पार्ट आपको नहीं मिलता है तो आपकी ये ज़मानत यहाँ जब्त हो जाएगी। 15,000 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप 1/6 से अधिक मत आपने प्राप्त किए हैं, वोट्स प्राप्त किए हैं, तो आपको 15,000 रुपये ये रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं आर्टिकल 60 की। आर्टिकल 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। तो अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के ओथ से संबंधित है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति का शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को, जिसको मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के बाद में। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया, जिसमें वर्णित है इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। और इसका अधिकार क्या होता है, इसका जो आधार होता है वो आधार क्या होगा, संविधान का अतिक्रमण। अगर संविधान का अतिक्रमण करते हुए पाया जाएगा राष्ट्रपति को, तो इस आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, अब महाभियोग लगाने का आपने देखा कि आर्टिकल 61 जो है के अनुसार ही महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। तो ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाई जा सकती है, चाहे वो आपका लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के द्वारा लगाई जा सकती है। बस शर्त ये है कि 14 दिन, मतलब महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व आपको एक लिखित कंसेंट देना, कंसेंट देना होगा या पूर्व सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को कि हाँ हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, और हस्ताक्षर इस सूचना के बाद में क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने राज्यसभा ने महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत की, तो राज्यसभा पहले तो क्या करेगा कि 1/4 मेंबर के सदस्यों के हस्ताक्षर की पूर्व सूचना आपको राष्ट्रपति को दे देगा कि आपके ऊपर हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया चलाना चाहते हैं। तो लेकिन क्या होगा, उसके बाद में इसको 2/3 बहुमत के साथ में पारित करना पड़ेगा, 2/3 बहुमत के साथ में। ठीक है, पारित करना पड़ेगा महाभियोग
का प्रस्ताव अपने राज्यसभा में, फिर वो जाएगा आपके लोकसभा में, और लोकसभा में भी ये 2/3 बहुमत के साथ में पारित किया जाएगा। और यदि ये दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ में पारित हो जाता है तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इस तरीके से पूरी हो जाएगी और राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा या राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़े। उससे पूर्व भी राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है, ऐसी नौबत नहीं आई है, क्योंकि बहुत ही गरिमा का पद होता है और लोग बहुत ही शिद्दत के साथ अपने पद का निर्वहन करते हैं। तो अगला अगर एक पॉइंट और मान लीजिए कि महाभियोग की प्रक्रिया लग गई है और राष्ट्रपति हट गया है, तो उपराष्ट्रपति बाय डिफ़ॉल्ट उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद लेगा, उपराष्ट्रपति उस केस में राष्ट्रपति का पद लेगा। और लेकिन निर्वाचन आयोग के द्वारा 6 माह के अंदर में ही 6 माह के अंदर में आपको री इलेक्शन करवाना पड़ेगा, पुनर्चुनाव करवाना पड़ेगा आपको, और राष्ट्रपति के जो पद का जो रिक्त हुआ है राष्ट्रपति के पद को आपको भरना होगा, राष्ट्रपति के पद को भरना होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ये वेतन से रिलेटेड पॉइंट हैं कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो राष्ट्रपति के वेतन से रिलेटेड पॉइंट हैं, इसका वेतन होता है 5 लाख प्रति माह। 2008 में ये बढ़ा था राष्ट्रपति का वेतन। और ये जो वेतन होता है आयकर से मुक्त होता है, वेतन जो होता है आयकर से मुक्त होता है। और जो वेतन तथा भत्ते होते हैं, ये आप गिरा नहीं सकते। कार्यकाल के दौरान कभी भी इसमें कोई भी प्रकार की कटौती संसद के द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही ज़्यादा ड्यूटीफुल एक पोस्ट है और काफ़ी ज़्यादा इसका सम्मान है। प्रथम नागरिक भी कहते हैं उसको, हमारे संविधान में बहुत ही ज़्यादा इसको संवैधानिक प्रमुख का दर्जा भी प्राप्त है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स में इन सब पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे राष्ट्रपति से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं जो शक्तियों से रिलेटेड है, उनकी जो विधायी शक्तियाँ थी या और भी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं या कार्यकारी शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, और भी शक्तियों के बारे में चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये ऐसे ही चलती रहेगी। आप लोग अपने सजेशन भेजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने शुभेच्छुओं में इसको शेयर करें, और हमें अपने कमेंट्स भेज के अपनी प्रतिक्रियाएं बताएं कि आप और क्या चाहते हैं इस चैनल में। वो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।